Hello students, once again you all are welcome in today's class. क्या हाल चाल है सभी के? बढ़िया। हेलो मानसी, गुड आफ्टरनून। हेलो नवनीत, गुड आफ्टरनून। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। उम्मीद है आप सभी अच्छे कर रहे हैं, अच्छे हैं, मस्त हैं। ठीक है, चलिए इसी आशा के साथ आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। नहीं तो लेट्स बिगिन। एक बार आई वुड लाइक टू रिकॉल बैक कि हम पढ़ रहे थे टेंस, राइट? और टेंस में हम क्या पढ़ रहे थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट? क्या पढ़ रहे थे? प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों नाम है इसका ये भी आपको पता है। अब इससे आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस चीज का चर्चा हो रहा था? जैसे स्ट्रक्चर का बात हो चुका है, नहीं? एग्जाम्पल्स वगैरह देख लिए थे ना स्ट्रक्चर का। अब हम बात करने वाले थे यूज का। जैसे स्ट्रक्चर हो ही गया था, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्ट्रक्चर में ही आपको बता दिए थे। हेल्पिंग वर्ब डू होता है और डज होता है, ठीक है ना? दो ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं। यूज्ड इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये जो डू डज है उसका यूज कहाँ होता है? इधर निगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ये बात याद रखना था। उसके बाद चूंकि ये स्ट्रक्चर निगेटिव का जब स्ट्रक्चर हम देख रहे थे तो उसी में पता चल गया था कि सब्जेक्ट प्लस क्या डू डज होता है ना? प्लस नॉट होता है, प्लस V1 होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, है ना? तो इसी से पता चल गया था कि हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज होता है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे थे यूज का। तो हम यूज में देखे थे, क्या देखे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज जो होता है हैबिट के लिए होता है, हैबिचुअल एक्शन। दूसरा क्या होता है? कोई रूटीन वर्क के लिए होता है। दोनों ऑलमोस्ट रिलेटेड है। तीसरा क्या होता है? ये दोनों हम चर्चा कर लिए थे। तीसरा क्या होता है? कोई फैक्चुअल एक्शन के लिए होता है, फैक्चुअल एक्शन। चौथा क्या होता है? यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यूनिवर्सल ट्रूथ का क्या बताया था कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, राइजिंग इन द ईस्ट। तो आप बोलोगे ये गलत है सर। क्यों गलत है? क्योंकि ये फैक्ट है, तो क्या हो जाएगा? द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, राइट? होप यू ऑल रिमेंबर दिस। मानसी, नवनीत पढ़ लिए ना? ये याद है ना? वेरी गुड। तो आगे कुछ और हम इसमें बात करते हैं, ठीक है ना? कुछ ट्रिक्स बताता हूं मैं इसमें। यूज के बाद में कुछ ट्रिक्स बताता हूं। देखिए, जैसे कुछ एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब्स क्या होते हैं? देखिए, इसको हम डिफाइन करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्ब? देखिए, एक वर्ड है ADD। एड का मतलब होता है जोड़। और एक वर्ड है AD। एड का मतलब आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं? AD, एड का मतलब क्या जानते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एड? AD, ये एड का मतलब होता है प्रचार। ठीक है ना? प्रचार, जो एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं ना, एडवर्टीजमेंट का शॉर्ट फॉर्म है एड। टीवी में एड आ रहा है, क्या आ रहा है? एड। और एक AID होता है। एड माने होता है सहयोग, सहयोग। ठीक है, ये अलग अलग वर्ड्स हैं, राइट? एड माने सहयोग, एड माने जोड़ना, ये जोड़ जोड़ घटाव हम पढ़ते हैं। ये एड माने प्रचार, एडवर्टीजमेंट, राइट? अब देखिए, अगर हम इसको तोड़ दें, एडवर्ब माने जो वर्ब का प्रचार करे उसको हम एडवर्ब बोलते हैं, इज इक्वल टू एडवर्ब।
एडवर्ब, राइट। कहने का मतलब है कि जो वर्ब का प्रचार करे उसको एडवर्ब बोलते हैं, मतलब वर्ब के बारे में कुछ कहेगा। दोज वर्ड्स या वर्ड्स दैट से समथिंग, वर्ड्स दैट से समथिंग अबाउट अ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। अभी एक डेफिनेशन हो गया। दूसरा, दोज वर्ड्स दैट क्वालिफाई अ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। तो इसके अलावा भी उसका काम होता है जो एडजेक्टिव का भी ऐड करता है, प्रचार करता है। लेकिन बेसिकली क्या है ना कि जो जो वर्ब के बारे में कुछ कहे उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ इसलिए हमने लिखा और आपको समझा दिया। ठीक है बच्चे, अब मामला क्या है कि कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो जनरली इधर किसी का रूटीन शो करते हैं, ऑटोमेटिक है, ठीक है, या किसी का हैबिट शो करते हैं, इसलिए इनका यूज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, जैसे एडवर्ब्स में क्या है, ऑलवेज है, ऑलवेज, ठीक है, सेल्डम, ऑफन, यूजुअली, जनरली, ठीक है, एवरी डे, एवरी डे, एवरी मंथ, ठीक है, ईटीसी। ये कुछ एडवर्ब हैं, ठीक है ना। तो जनरली ये जो एडवर्ब्स है ना, ये बेसिकली क्या करते हैं ना कि किसी के हैबिट, प्रेजेंट हैबिट ही दर्शाते हैं। फिर भी हम यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि इफ दिस वर्ड्स आर, इफ दिस वर्ड्स आर यूज्ड टू शो present habit, present habit of someone, comma, these will be, this will remain in, this will remain in present indefinite, present indefinite। ठीक है, ये क्या रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। ये बात समझ पाए। जैसे अगर मैं कहूं ही इज ऑलवेज कमिंग ऑन टाइम, तो आपसे पूछा जाए कि सेंटेंस ये सही है कि गलत, व्हाट इज योर आंसर। ही इज ऑलवेज कमिंग ऑन टाइम, he is always coming on time, is it right or wrong? देखिए, अगर होता राइट, गलत है ये। ऑलवेज के लगने के वजह से ये सेंटेंस किस में चला जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। दूसरा है, ठीक है, दूसरा है, समझ में आया नवनीत? वेरी गुड। अब एक सेंटेंस देखिए, ही इज गोइंग टू हिज ऑफिस एवरी डे, एवरी डे, ध्यान से समझिए, ही इज गोइंग टू हिज ऑफिस एवरी डे, एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस हम लिख दें, he has gone to his office every day,
ठीक है, तो वास्तव में अब हम बात करें कि दोनों सेंटेंसेस सही हैं। अगर हम एवरीडे को हटा दें यहां से तो ये सेंटेंस सही है, इसमें भी अगर हम एवरीडे को हटा दें तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन अगर ये एवरीडे रहेगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ही हैज गॉन टू हिज ऑफिस एवरी डे, तब ये गलत रहेगा। तो आपको कहना पड़ेगा ही गोज टू हिज ऑफिस, ही गोज टू हिज ऑफिस एवरी डे। तो दोनों सेंटेंसेस में यहां भी गोज कर देंगे तो सही हो जाएगा, यहां गोज कर देंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, ये इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ा? एवरी डे के लग जाने से ये सेंटेंस, दिस वन इज बाउंड टू रिमेन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट? This sentence is bound to remain in present indefinite because you cannot change this since an adverb every day has been used in this sentence, right? Getting my point, Avneet? Students, getting my point? Yes or no? Very good. Then just write it, then we'll discuss further. Very good, Mansi. Please write it, then we'll discuss further. ठीक है ना? लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग होम, सही है कि गलत है? दूसरा, अगर तीसरा मैं कहूं आई हैव रीच्ड होम, आई हैव रीच्ड होम, सही है कि गलत है? क्यों रॉन्ग, मानसी? व्हाट अ नॉनसेंस। इसमें आपने दिमाग तो लगाओ। देखो, आई एम गोइंग होम में ऐसा कोई एडवर्ब है जो वर्ब को प्रभावित करे? आई हैव रीच्ड माय होम, ये भी ठीक है, ये भी ठीक। लेकिन अगर इस सेंटेंस को दोबारा मैं लिख दूं फोर्थ सेंटेंस में कि आई एम गोइंग होम एवरी मंडे, एवरी मंडे या एवरी मंथ लिख दूं, एवरी मंथ, आई एम गोइंग होम एवरी मंथ, अब ये गलत हो गया। ठीक है ना, अब ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? समझ पा रहे हो क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसमें हमने एक एडवर्ब यूज किया है एवरी मंथ, जो कि ये कहता है कि कोई भी, ये किसका क्वालिटी बतलाता है? प्रेजेंट वर्ब का, मतलब वह वर्ब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। आई गो होम एवरी मंथ हो जाएगा, ना कि आई एम गोइंग होम एवरी मंथ। इसके लगने के कारण ये चेंज हो गया। ठीक है, ठीक है मानसी। देखो, देयर आर टू वर्ड्स, एक होता है होम, एक होता है हाउस। तो याद रखना, टू कभी भी होम के पहले नहीं लगाते, अगर लगाना हो तो हाउस के पहले लगा सकते। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल होगा किसी भी वर्ड के पहले, ठीक है ना, यहां पे टू लगेगा गोइंग के साथ। लेकिन अगर हम बात करें आई एम गोइंग टू होम, तो ये गलत है मान से। ठीक है, यू कैन नॉट से आई एम गोइंग टू होम, ये गलत हो जाएगा, आई एम गोइंग होम होगा। ठीक है, होम वर्ड के पहले प्रीपोजिशन टू का यूज नहीं होता है, माइंड इट। और कोई डाउट? ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम यूज देख लिए। इसमें कुछ ट्रिक्स होते हैं, जैसे ये वर्ड्स हो गए, मॉडिफाई कर देता है ये सारे वर्ड सेंटेंसेस को, मतलब मजबूर कर देता है कह सकते हैं सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में होने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना टेंस, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। What do you mean by present continuous? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या समझ में आता है?
देखिए, it shows that an action is going on at the time of speaking. यह शो करता है कि कोई एक्शन चल रहा है, बोलते समय कोई एक्शन क्या है, स्टार्ट, मतलब इन कॉन्टिन्यूटी है, जारी है। बात समझ पा रहे हैं? तो वैसे वर्ब्स, वैसे एक्शंस को, माने वर्ब्स को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, अगर हम बात करें आई एम टीचिंग टेंस, ठीक है, मैं टेंस पढ़ा रहा हूं, तो ये सेंटेंस सही है क्योंकि बोलते समय कोई एक्शन चल रहा है। अब देखो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप देख रहे हो वही से। अगर हम कहें कि ही इज गोइंग होम, ही इज गोइंग होम, ये भी सही है। अगर हम कहें दे आर कुकिंग फूड, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि अच्छा मेरे सामने तो कोई भोजन बना ही नहीं रहा है तो इसका मतलब ये गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक्शन संभव है ना कि कोई आपके सामने एट सम टाइम कोई भोजन बना सके, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूटी होने का संभावना है, ठीक है ना, मतलब ये चल सकता है काम, ठीक है ना। तो जो काम बोलते समय जारी रह सकता है के सेंस में हम लोग लेते हैं, ऐसा नहीं कि एज इट इज इसको हिंदी में समझ लिए कि जब हम बात कर रहे हैं या सेंटेंस लिख रहे हैं तो वास्तव में वो काम होना ही चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो गलत मान लो, ठीक है। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू अज्यूम दैट इट इज गोइंग ऑन, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई a sentence of present continuous tense. Sentence of present continuous tense. कैसे पता चलेगा कि कोई सेंटेंस क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में? पहला तरीका ये है कि अगर सेंटेंस में इज, एम, आर प्लस वर्ब का आईएनजी हो। दूसरा तरीका यह है कि अगर सेंटेंस में इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये देयर आर टू वेज, है ना, इज, एम, आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है, द ओनली डिफरेंस इज दैट, अदरवाइज इट इज, ठीक है। तो प्लीज राइट इट, फिर हम आगे बात करेंगे। लिख के एक बार डन कमेंट करो, फिर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। पहचान का हो गया, जैसे एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स भी देख सकते हो आप। जैसे देखो, अगर मैं कहूं ही इज रीडिंग अ नॉवेल, इज प्लस वर्ब का आईएनजी हो गया। दूसरा, अगर मैं कहूं कि अ पिट इज बीइंग डग बाय द फार्मर्स, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, अ पिट इज बीइंग डग। देखो, बीइंग डग, इज प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस है और ये एक्टिव वॉइस है, फर्क इतना ही है बस, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना था। एग्जाम्पल हो गया, पहचान कैसे करेंगे सेंटेंसेस की, कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, हम ये देख चुके हैं, ठीक है। अगला हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर का, कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, पहला जो है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो होता है, ये जो स्ट्रक्चर है किस चीज का है, असर्टिव सेंटेंस का है। सेंटेंस
अगर हमको निगेटिव करना होगा तो कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट बताया था मैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये अपना निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अफर्मेटिव था, असर्टिव ही दोनों है, ये अफर्मेटिव है और ये निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। अगर अपने को इंटेरोगेटिव करना होगा तो क्या करेंगे, यहां पे क्वेश्चन वर्ड रख दो, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटेरोगेटिव मार्क। फिर से एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल हम लेंगे, इस तीनों फॉर्मेट में देख लेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं, अब इसी एग्जांपल को ले लो, ही इज रीडिंग अ नॉवेल, ही इज रीडिंग अ नॉवेल। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में असर्टिव वाला हो गया। निगेटिव इसको करना होगा तो कहेंगे ही इज नॉट रीडिंग अ नॉवेल, ही इज नॉट रीडिंग अ नॉवेल। ठीक है, ये आपका निगेटिव हो गया। अगर अपने को इसका इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो क्या बनाएंगे, वाई इज ही रीडिंग अ नॉवेल, रीडिंग अ नॉवेल। ठीक है, ये वाला हो गया। या वाई न लगाना हो तो इज ही रीडिंग अ नॉवेल, इज ही रीडिंग अ नॉवेल। ये दो प्रकार से इंट्रोगेटिव बनता है। ठीक है ना, तो ये दोनों याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स यहां तक लिख ले, फिर हम इसका आगे बात करेंगे। देखिए, हेल्पिंग वर्ब जो इसका होगा, हेल्पिंग वर्ब इसका होगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है ना, अलग से कुछ कहने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पता है यहां पे जो हमने यूज किया है, क्या, इज, एम और आर, यही तो हेल्पिंग वर्ब है। इज, आर, एम, आर और एम। तो देखो, इज क्या है, सिंगुलर है, ये सभी को पता होता है। आर उसी का जस्ट प्लूरल है। ठीक है, और ये स्पेशल वर्ड है, यूज्ड ओनली विथ आई, यूज्ड ओनली विथ आई, सिर्फ आई के साथ यूज होता है। ये क्लियर है? तो इतना एक बार लिख लिया जाए, फिर हम आगे इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर। यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी कॉन्टिन्यूअस। दो बातें हैं। ठीक है, पहला इसका यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, देखो एक्शन दो प्रकार का होता है। कोई भी जो काम होता है बेसिकली में दो प्रकार का, लास्ट क्लास में मैं जब टेंस का डेफिनेशन समझा रहा था तो समझाया था। एक एक्शन जो अभी कॉन्टिन्यू है, जारी है, और दूसरा क्या, कंप्लीट है। ठीक है, अब इससे जो बाहर हो गया इंडेफिनिट हो गया, इसके जो दोनों को मिला करके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है। ठीक है, इसको कंप्लीट को परफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका यूज क्या होएगा कि कोई एक्शन जो वर्तमान में जारी है या चल रहा है, वैसे एक्शन को शो रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। दैट्स इट। ठीक है, क्या, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट दोज एक्शंस व्हिच आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कह सकते हैं, एट प्रेजेंट कह सकते हैं। ठीक है, क्या, it is used to represent an action that is going on in present। ठीक है ना, यह वैसे एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है जो वर्तमान में चल रहा है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें,
तो जैसे हम कहें कि आई एम टीचिंग टेंस, आई एम टीचिंग टेंस, ठीक है। इतने से इसमें बात नहीं बनेगा भाई। क्या होएगा, ध्यान से समझना एक बात, क्या होएगा कि इसमें इससे आपका कुछ बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है नहीं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा भी लिखवा देते हैं। एक यूज तो ये हो गया, दूसरा यूज उसके बाद मैं बताऊंगा कि इससे लाभ हमको किससे होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर कहीं क्वेश्चन आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से तो कहां से आता है उसकी चर्चा हम करेंगे इसके बाद। दूसरा क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखो, कोई नियर फ्यूचर इवेंट है, ठीक है ना, या फिर कोई भी फ्यूचर का इवेंट है, या ये समझ रहे हैं, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि नियर फ्यूचर इवेंट्स, नियर फ्यूचर इवेंट्स आर केप्ट इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब यही रीजन है कि मॉडर्न ग्रामर में कहता क्या है कि मॉडर्न ग्रामर में ना प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट का नामो निशान धीरे धीरे खत्म करते जा रहा है। रीजन क्या है कि अगर जैसे कहो, आप लोग भी बोलते होंगे पक्का, आप याद करना, जैसे कहूं आई शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, राइट। मतलब क्या हुआ, सिंपली आई कैन से इन हिंदी कि मैं अगले हफ्ता दिल्ली जाऊंगा। तो ये सेंटेंस सही है या गलत? आई शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, ये सेंटेंस सही है गलत स्टूडेंट्स? इज इट राइट और रॉन्ग? आई शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, इज इट राइट और रॉन्ग? हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? राइट, वेरी गुड। अब इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, नेक्स्ट वीक, then what will happen? Is it right or wrong? Will it become wrong or it will remain right? फ्रेंड्स, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। आई शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक अगर मैं कहूं तो ये वाला भी सही है, ठीक है। आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक कहूं तो ये वाला भी सही है फैक्ट। तो इसीलिए कहा कि नियर फ्यूचर इवेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल खूब होता है, ठीक है। आप पिकनिक मनाने जाने वाले हो, है ना, तो आप स्कूल में कभी अपने फ्रेंड से डिस्कस करोगे तो क्या बोलेंगे? वी आर गोइंग टू पिकनिक नेक्स्ट मंथ। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ऐसा कभी नहीं बोलते वी विल गो टू पिकनिक नेक्स्ट मंथ, नहीं बोलते, वी आर गोइंग टू पिकनिक, ठीक है। आप मान के चलो मंडे को, आज क्या है, ये आज फ्राइडे है सपोज, मंडे को आप किसी पार्टी में जाने वाले हो तो आप क्या बोलते हो? आई शैल गो टू पार्टी ऑन मंडे। गलत, सही बताना। हम ऐसे नहीं बोलते, है तो सेंटेंस सही ग्रामेटिकली, लेकिन हम लोग बोलते क्या है कि आई एम गोइंग टू पार्टी ऑन मंडे, राइट। तो इस तरीके से ये एक जो ये कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट है, बोलचाल के भाषा में हम इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो वी शुड रिमेंबर इट, ठीक है। जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं बता देता हूं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट में कुछ एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब्स जैसे राइट नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दीज डेज, ठीक है, इन दिनों। तो ये सारे वास्तव में एक ऐसे मतलब एडवर्ब हैं, ये ऐसे एडवर्ब हैं जो उस एक्शन का क्वालिटी बतलाता है जो प्रेजेंट में चल रहा हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सिंस दीज एडवर्ब्स, या ऐसे सिंपली लिख लीजिए, दीज एडवर्ब्स आर जनरली यूज्ड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। रीजन इसका सिंपल है क्योंकि ये कोई ऐसा एक्शन का क्वालिटी बतलाता है जो प्रेजेंट में चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो,
फॉर एग्जाम्पल देखना, ध्यान से यहां समझना, बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ के फिर क्लास को ओवर करेंगे। देखो यहां ध्यान से समझो, अगर मैं कहूं इट हैज रेन्ड हेयर, तो क्या सही है या गलत? यहां बारिश हुई है, मतलब थोड़ा देर पहले बारिश हुआ है। हिंदी में अगर बात करें तो यहां बारिश हो चुकी है होगा, या बारिश हुई है, ठीक है, हुआ है हुई है जो भी है, हाँ कि ना, हिंदी में सही कर लो। इट हैज रेन्ड हेयर, यहां बारिश हुआ है, सही है या गलत है? जस्ट लेट मी नो, इज इट राइट और रॉन्ग? राइट, एक्सीलेंट। व्हाट अबाउट सोनम? वेरी गुड। लेकिन इसी सेंटेंस में अगर मैं कह दूं, दूसरा सेंटेंस समझो, अगर मैं कह दूं इट हैज रेन्ड हेयर राइट नाउ, राइट नाउ, देखो सेम सेंटेंस है, यही सेंटेंस को मैंने नीचे लिखा है, बट आई हैव एडेड वन मोर वर्ड, दैट इज राइट नाउ। नाउ इफ आई आस्क यू whether this sentence is right or wrong, what will be your answer here? Very good, Sonam. Students, just try this. It has rained here right now. अब क्या हो गया, ये गलत हो गया। Getting my point? किसके वजह से गलत हो गया? क्योंकि मैं अभी बात किया था कि ये जो एडवर्ब्स है ना, वो बेसिकली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग होते हैं, क्योंकि एक ऐसा एक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग क्या है, चल रहा है, ठीक है। दैट इज वाई दीज एडवर्ब्स विल जनरली रिमेन इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये गलत हो गया, इसको हम चेंज करेंगे कि इट इज रेनिंग, रेनिंग हेयर राइट नाउ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एरर फाइंडिंग में, इंप्रूवमेंट सेंटेंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, या फिल अप द ब्लैंक में, कैसे भी अगर आपको दे तो यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तीसरा, अगर मैं सेंटेंस की बात करूं, समझ पा रहे हैं, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं सीमा लिव्स इन दिल्ली, तो सही है कि गलत है? आप बोलोगे 100% सही है। तीसरा, फोर्थ, अगर मैं आपको दे दूं क्वेश्चन कि सीमा डैश इन दिल्ली एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, कोई एडवर्ब ऊपर से लिख दिया सेकंड वाला। अब आपको ऑप्शंस दे दूं, इज लिविंग, बी लिव्स, सी लिव्ड, क्या होगा इसमें? सीमा डैश इन दिल्ली एट प्रेजेंट। वेरी गुड मानसी, गेटिंग माई पॉइंट, एक्सीलेंट नवनीत। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ पाए, इस तरीके से आप समझ पाए कि इन एडवर्ब्स के यूज होने के कारण सेंटेंसेस कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और ये आपके एग्जाम्पल्स रहे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यहां समाप्त होता है, ठीक है। आगे जो टेंसेस आएंगे दैट विल बी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना। तो तब तक आप इसको रिवाइज करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस वगैरह आप सॉल्व करते रहें, ज़्यादा बेटर रहेगा। घर पे बैठे मतलब वैसे टाइम पास नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा बर्डन नहीं देता कि जितना मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ दैट इज़ मोर देन एनफ आई थिंक, ठीक है। बस इसको रिवाइज करते रहो, ये बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, आपका सारा कुछ ये कवर कर देगा, ठीक है। 10th का फिर कुछ इसकी बात करेंगे हम, लिटरेचर का बात करेंगे 10th का। फिर ये जब ग्रामर पोर्शन ख़त्म कर लेंगे तो 10th का लिटरेचर का बात करेंगे, एनसीईआरटी का, ठीक है। देखेंगे जो डिफ़िकल्ट पोर्शंस होंगे उसको कवर करेंगे।
अच्छा, इसके बाद फिर क्या करना है आपने कि इसको रिवाइज कर लेना है, दैट्स इट, ठीक है। और कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा नहीं इसमें। इट इज़ मोर, यहाँ से लेकर के आपका बेसिक्स फाउंडेशन आपका इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ग्रामर का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली, ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। जो भी आप बोल पाओगे फ्लुएंट बोल पाओगे, ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, वो गलत नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना एक बार। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को लिख लेना ये, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।